परीक्षा निकट आने के बाद थोड़ी सी व्यग्रता, थोड़ी सी अधीरता होना बहुत ही स्वाभाविक है और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आप अपनी परीक्षा को लेकर सीरियस हैं। लेकिन दोस्तों, इसी समय आपके लिए एक और चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, मन को शांत रखना। अगर आप मन को शांत नहीं रखेंगे तो फिर जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो आपको भूलते चले जाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो कि लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस में लानी चाहिए। अगर आप चैनल को चेक करेंगे तो इसके पहले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो का जो टाइटल है ये है लास्ट टाइम रिवीजन की मास्टर ट्रिक, कर हर मैदान फतेह। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए मेंटल पीस प्लस कैसे आप अचूक रणनीति अपनाकर अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम से पहले आप अपनी जो स्मरण शक्ति है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, सारी टेक्निक इसमें बताई गई है। तो इसको आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। हालांकि दोस्तों, जो आपका सिलेबस है उसके मुताबिक एक प्लेलिस्ट में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है कवर किया गया है, प्लस अब तक जो आपके 15 मॉडल पेपर करवाए गए हैं, सारे मॉडल पेपर प्लस आपका जो सिलेबस है सब कुछ एक ही वीडियो में दे दिया गया है, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश अपनी परीक्षा का नाम आगे लिखकर, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट हर पैकेज दे दिया गया है, मतलब अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सबसे बेहतर तैयारी मात्र एक चैनल से आप कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का संपूर्ण समाधान इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉडल पेपर नंबर 16 होगा। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल रही होगी। अगर आप पीडीएफ के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक आप पेड ग्रुप में नहीं हैं, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9452252260 पर क्लिक कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और आपको जो पेड ग्रुप चल रहा है उसका लिंक दे दिया जाएगा और इसमें आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, प्लस पर्सनल गाइडेंस भी आपको उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास। और ये आपका मॉडल पेपर नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए एंड आंसर विल बी ऑप्शन सी, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है और इसकी वजह क्या है दोस्तों, मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था और इसी कारण इसे सिराजे हिंद कहा जाता है। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का जो मदरसा है ये जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी और ये जो बीबी राजा बेगम का मदरसा था इसका निर्माण सरकी शासक के महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और ये प्रश्न क्योंकि बार बार पूछा जाता है तो बिल्कुल रट के रखिएगा आप लोग कि ये गुप्त कालीन मंदिर है और यूपी में है। तो चलिए बताइए, आप गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, या फिर भूमरा का शिव मंदिर, या फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपने सही आंसर गेस किया होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, दशावतार मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, देवगढ़ में। और देवगढ़ कहाँ पर है, तो ललितपुर में। ललितपुर में दोस्तों जो बेतवा नदी है जिसे वेत्रवती भी कहा जाता है, तो इसी के तट पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनवाया गया है। जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का मंदिर और भुमरा का मंदिर दोस्तों ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा कंट्रोल यानी कि विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होता है इसको विनियमित करती है सेबी, SEBI, सेबी नामक संस्था जो है म्यूचुअल फंड को विनियमित यानी कि रेगुलेट करती है। तो आपको बता दें कि सेबी का फुल फॉर्म ही होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, इसे कानूनी रूप से तैयार किया गया है, ठीक है ना। और सेबी जो है ये उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण और विनियमन रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है तो इसका आंसर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं।
बैंकों में जो उपभोक्ता होते हैं उनकी सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए दोस्तों जो समिति गठित की गई थी ये थी आपकी गोईपुरिया समिति, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए गोईपुरिया समिति का गठन किया गया था। आपको याद होगा राजा चेलैया समिति ये कर सुधार के लिए लाई गई थी और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। वर्मा समिति यह यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव के लिए गठित की गई थी, जबकि चक्रवर्ती समिति का संबंध मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। देखो दोस्तों, यही जो प्रश्न होते हैं ना, इनको लोग लाइव करते हैं तो मात्र 30 से 35 प्रश्नों के लिए आपका 1 से 1.5 घंटे का समय ले लेते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर प्रयास यही होता है कि क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है, इसलिए मैं तेज़ गति से आपको पढ़ाऊँ, यानी कि गागर में सागर भरने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप चाहें तो इसकी PDF भी आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है। और इसकी जो डिटेल जानकारी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप 9452252260 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पेड ग्रुप है दोस्तों, ये आपके GS के संपूर्ण समाधान का एकमात्र वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। इसमें आप GIC, GDC, खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी प्लस PCS वगैरह की तैयारी आप शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। बताइए, ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है तो उसमें उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। 7.33%, 8.99%, 9.02% या फिर 10.04%। आप आंसर गेस करिए, और अगर आपने गेस किया है विकल्प ए तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। इसका जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें यूपी का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% ही है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश भले ही क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर ना हो, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल में उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल नहीं है दोस्तों। तो विकल्प डी आपका उत्तर है, इसे रट के रखिएगा आप लोग। और हालांकि बात करें सीमेंट उद्योग के बारे में तो सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से कजरहट और चुनार जो कि मिर्जापुर में है, चुर्क ये सोनभद्र में है, रायबरेली, गौरीगंज और जगदीशपुर अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा जो कि अंबेडकर नगर में है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सीमेंट उद्योग। चीनी उद्योग मुख्य रूप से स्थापित किया गया है मेरठ में, सहारनपुर में, गाजियाबाद में, गोरखपुर में, लखीमपुर खीरी में, शाहजहांपुर में, मुरादाबाद में, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत आदि शहरों में। कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से देखा जाए तो होजरी उद्योग ये मिलेगा कानपुर और मेरठ में, जबकि सूती वस्त्र होते हैं ये कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, गोरखपुर, मऊ आदि में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। फोक डांस, सिगमो, घोड़े, मोडनी या फिर जैता। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ये है आपका जैता। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैता ये उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, जबकि सिगमो, घोड़े और मोडनी ये दोस्तों महाराष्ट्र के फोक डांसेज हैं। ये लोक नृत्य जो है मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि सिगमो, घोड़े, मोडनी ये गोवा का उत्सव भी है। ठीक है ना। तो ये जो दो हैं सिगमो, घोड़े और मोडनी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं, जबकि ये गोवा में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। ठीक है। तो देखो दोस्तों, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की जो सहभागिता है ये सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 43A कहता है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ पॉलिटी की क्लास में। अनुच्छेद 43A को देखेंगे तो ये राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करे, और इस अनुच्छेद को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया है, जबकि अनुच्छेद 38
ये दोस्तों राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये बात कहता है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, उसके विकास करने के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? ये कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी प्रत्येक नागरिक को। ये 39A में बात कही गई है। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए प्रावधान करेगा राज्य। ठीक है, तो ये बात अनुच्छेद 45 में कही गई है। सब रट के रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? आप जानते हैं कि जो विधान परिषद दोस्तों ये हर स्टेट में नहीं होता है। वर्तमान समय में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। और विधान परिषद अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित करके रख सकती है? तो आपका आंसर होगा 1 माह या 14 दिन या फिर 15 दिन या फिर 20 दिन। तो सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 दिनों तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 198 क्या कहता है? 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि धन विधेयक केवल विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। मात्र 14 दिनों का फर्क होता है, उसके बाद इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे स्वीकृति दे ना दे, 14 दिन रोक लिया देन वो पास हो जाता है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है महाधिवक्ता के बारे में जिनकी नियुक्ति राज्य में की जाती है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। तो विकल्प ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है या किसी भी स्टेट का जो राज्यपाल होगा वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो जज होगा उसके नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे, यानी कि जो पारिश्रमिक होता है वो राज्यपाल तय करता है। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य की विधानसभा या विधान परिषद अथवा दोनों में सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु वह वोट नहीं कर सकता है, मत देने का अधिकार उसका नहीं होता है। जबकि अनुच्छेद 166 क्या कहता है कि राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में। जबकि अनुच्छेद 168 राज्य के एक विधानमंडल का प्रावधान है। यह विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों से मिलकर बनता है। ठीक है, कहीं कहीं पर केवल एक ही सदन होते हैं तो उनको प्लस राज्यपाल, कहीं पर 2 सदन होते हैं तो दोनों सदन प्लस राज्यपाल को मिलाकर जो विधानमंडल है इसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि संसद आपका है। ठीक है, संसद में कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर भी आपको बिल्कुल पता है, स्वर्ण सिंह समिति। और ये इसका गठन जो हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये दोस्तों जो संशोधन अधिनियम हुआ था, मतलब जो संविधान संशोधन हुआ था ये 42वां था और ये 1976 में हुआ था। भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया और जो 51 क है भाग 4 क के अंतर्गत इसी में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। शुरुआत में 10 थी, बाद में इसमें एक और जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। बिल्कुल रट के आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं रखूंगा आपके सामने। आप ये बताइए कि जो भूमध्य रेखा है ये कितने देशों से होकर गुजरती है? आपको पता है? देखो दोस्तों ये कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरती है। अब इनके नाम भी थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए क्योंकि यूपीपीएससी अक्सर ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में उठाता है।
तो रेखा नहीं गुजरती है, मतलब केन्या, युगांडा, गैबोन और जाम्बिया में से। तो सही जवाब होगा कि जाम्बिया से होकर तो ये नहीं गुजरती है। तो ये जो 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, सॉटम और प्रिंसिपी। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, ये किस जनपद में स्थित है, स्थापित किया गया है? तो दोस्तों मयूर मतलब मोर का जो संरक्षण है, इसके लिए एक बनाया गया है, मतलब रिजर्वायर तैयार किया गया है। तो ये मिलेगा आपको मथुरा में। ठीक है, विकल्प बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो मथुरा के वृंदावन में आपको मिलेगा मयूर संरक्षण केंद्र। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार मैं देखा हूँ एग्जाम में पूछा जाता है, पावो क्रिस्टेटस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पावो क्रिस्टेटस। जब भी आपको मोर दिखे ना, तो आप याद करने का प्रयास करना इसका साइंटिफिक नेम क्या है। और पावो क्रिस्टेटस अगर 2-4 बार आपके मन में आ गया ना, तो तुरंत आपको फिर कभी भूलेगा नहीं, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। तो मोर दिखे तो क्या याद करना है? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो कि वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो ये है सहरिया। सहरिया दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलेगी आपको ललितपुर में, जबकि वाराणसी में दोस्तों आपको गोंड मिलेंगे, खरवार मिलेंगे और चेरो भी मिलेंगे। ठीक है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। गलत होने करने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि आप इसे गलत कर सकें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो है ये डेवलप की गई थी। ठीक है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एजी टांसले ने 1935 में 1935 में इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। जबकि ध्यान देना कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो ध्यान देना, यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं करना है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एजी टांसले ने की थी। तो ये आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? यानी कि ऐसी जमीन जहाँ पर लवण की यानी कि वह मृदा जो है किस प्रकार की है? क्षारीय मृदा है, तो उसको वह सह सकती है। तो देखो दोस्तों, इसमें 2 विकल्प आपके सही हो सकते हैं। मटर की जो फसल होती है ये भी लवण सहिष्णु है, प्लस चुकंदर की फसल भी लवण सहिष्णु मानी जाती है। अब हालांकि इसमें उत्तर डी दिया गया है, लेकिन बी भी आपका विकल्प इसमें सही है। तो प्रश्नानुसार विकल्पों में बी और जो डी हैं ये दोनों विकल्प आपके सही हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जौ हो गया, कैंचा हो गया, सनई, उर्द, मूंग, मटर, ये सब जो फसलें हैं ये लवण सहिष्णु फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, खड़ी फसलों की कटाई करने से पहले अगली फसल की जो बुआई है उसको करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक फसल खड़ी है और इसी दौरान जो अगली फसल है अगर उसको बो दिया जाए तो इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग, यानी कि रिले खेती के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? मोटे अनाज वाली जो फसलें दोस्तों ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, अपलैंड एरियाज़ में। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोटे अनाज वाली फसलों के लिए अधिक ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती, अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें बाजरा है, मक्का है, ज्वार आदि आते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सौर ऊर्जा का कारण क्या होता है? देखो दोस्तों, जो सूर्य है ना, सन, ये आप जानते हैं असीम ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। अब दोस्तों जो सूर्य है इसमें जो असीम ऊर्जा है इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है दोस्तों जो ये होता है ना रासायनिक संलयन, फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि विकल्प ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है क्या होता है? देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो आपस में मिलते हैं। आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? हीलियम का परमाणु बनता है। और इससे क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया होती है ये नाभिकीय संलयन कही जाती है और इसमें अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की जो है यही जो है मेन सोर्सेज है सौर ऊर्जा का, ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पर मिलाना है। जैसे कि सिम्पसन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। काराकोरम मरुस्थल ये कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। काराकोरम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। सिचुरा नामक ये जो डेजर्ट है ये मिलेगा आपको पेरू में, और नेगेव मिलेगा आपको इजराइल में। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और करेक्टली मैच्ड हैं, इनको आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके बाद अशोक आता है, फिर अशोक कुणाल आता है, लेकिन अग्निमित्र का संबंध जो है मौर्य वंश से नहीं है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और वो भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे जिनका शासनकाल लगभग 298 से 272 ईसा पूर्व तक था। तो इसके बाद इसमें देखेंगे आप ना, तो अग्निमित्र जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं था। अग्निमित्र के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कालिदास की जो एक मशहूर किताब है मालविकाग्निमित्रम उसमें मिलता है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन है। तो उसी में अग्निमित्र के बारे में वर्णन मिलता है। तो अग्निमित्र जो है ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसने कहा किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही नहीं आज़ाद कराना है, अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही नहीं अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है, ये कथन भगत सिंह का है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है कि सूर सरोवर रामसर स्थल है। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि सूर सरोवर रामसर स्थल ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दोस्तों तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिलेगा आपको कहाँ पर, आगरा में मिलेगा। और यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये तो सही है, यानी कि केवल दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट है। तो आप उत्तर देंगे विकल्प बी, याद रखेंगे आप इसको भी। तो सूर सरोवर दोस्तों कहाँ पर मिलेगा आपको, आगरा में मिलेगा, ठीक है। और ये मानव निर्मित एक जलाशय है और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा जो कि पढ़ाया जा चुका है, आप ये बताइए कि 2026 में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाई गई तो उसकी थीम क्या है। आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान में कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं बढ़कर, तो 98 हो चुके हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें जो विकल्प है जाम्बेजी, पराना, मुर्रे डार्लिंग या फिर लिम्पोपो, तो सही जवाब इसका बनेगा लिम्पोपो। विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों जो लिम्पोपो नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक देशों से होकर प्रभावित होती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर हो गया, इसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो मिलेगी आपको कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जो अगर आप जाएंगे तो मिलेगी आपको मकर रेखा, ठीक है। तो इसी के बारे में बात हो रही है, मकर रेखा के बारे में। तो ये जो आपकी लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी जाम्बेजी नदी के बाद हिंद महासागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी भी है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, घड़ियाल नदी के नाम से भी लिम्पोपो जानी जाती है। पाराना नदी दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और मुर्रे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है ना, सब याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा जो है दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप जानते हैं। और भारत में कर्क रेखा को एक नदी है माही नदी, ये 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये जो माही नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश धार जिला से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरने से पहले कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है। तो कैंसर का कौन सा प्रकार है जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोगों को होता है। तो ये दोस्तों आपको कार्सिनोमा यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो याद रखिए कि जो कार्सिनोमा कैंसर है ये विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला सार्वजनिक कैंसर है। यह कैंसर त्वचा में या उन ऊतकों में उत्पन्न होता है जो आंतरिक अंगों के अस्तर या आवरण बनाते हैं। जो आंतरिक अंग होते हैं ना, उनका जो अस्तर या आवरण होता है तो उसमें यह कैंसर पाया जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ग्रंथि कर्कटता,
न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा प्रकार के होते हैं, मतलब ये इनकी टाइप बताई गई है, ठीक है ना। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम है, क्या नाम है, CR दास, ठीक है। जो कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं उनके बारे में अगर बात करें तो कौन थे, चलो बताओ कमेंट करके, आगे मैं बताता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म ये 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक नामक शहर में हुआ था। उनकी माता प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं वो चित्तरंजन दास हैं, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद हैं। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। और एक प्रश्न और भी आता है कि मार्च 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तो कौन बना था अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो आप जानते ही हैं, इनके राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं तो उन्होंने गोखले की सलाह पर ही 1 वर्ष तक भारत भ्रमण कर पूरे देश की जो स्थिति थी उस पर उन्होंने अपनी जो है विचार रखे और उसको चुपचाप देखा और उसका चिंतन मनन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। मौद्रिक नीति यानी कि बात हो रही है यहाँ पर मॉनिटरिंग पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों बैंक दर शामिल है, जीएसटी शामिल नहीं है, CRR शामिल है और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात इसमें शामिल है। तो आपका उत्तर है कि मौद्रिक नीति का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो GST मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं होता है, यह एक प्रकार का टैक्स है, आप जानते ही हैं। तो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, केंद्रीय बैंक, जैसा कि भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है। तो RBI द्वारा देश में मुद्रा आपूर्ति, तरलता और ब्याज दरों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को स्थिर रखना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अभी फिलहाल दोस्तों अगर लेटेस्ट देखेंगे आप तो भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति के अनुसार जो रेपो रेट की दर है वो 5.25% है। अन्य प्रमुख दरें जो हैं जैसे कि बैंक दर कितनी है तो 5.5% है। RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट दोस्तों ये कितना है तो 3.35% है। और SLR कितना है तो 18% है। CRR 3% है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीन के अंदर आधार अनुक्रम परिवर्तन, थोड़ा सा इंग्लिश समझना आसान होता है कभी कभी, जैसे कि चेंज इन द बेस सीक्वेंस इन द जीन, ये क्या कहलाता है तो दोस्तों ये कहलाता है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, आप जानते ही हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का किसने उत्खनन करवाया था तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका जॉन मार्शल, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। जॉन मार्शल ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया था। तो ये उत्खनन जो हुआ था ये 1913 से लेकर 1934 के बीच में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो जानकारी मिलती है सबसे पहले 1812 में हैमिल्टन ने दिया था और नालंदा के जीर्णोद्धार के लिए 1915 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने हाथ में लिया था। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्ज़ाम। एंड ये देखिए आपका एक प्रश्न है जो कि आपके टेस्ट पेपर नंबर 15 से लिया गया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि टेस्ट पेपर नंबर 15 आपको लगा लेना है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको अभी जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपको अंत में दिखाई देगा, उस पर आपको बस क्लिक करना है। तो कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, ये प्रश्न आपका टेस्ट पेपर नंबर 15 से है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने देखा होगा तो आंसर आप दे पाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए 9452252260 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद।